आपकी आवाज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और आपकी आवाज में बात करेंगे आज पेश हुए आम बजट की कि वाकई इस बजट से आम आदमी को क्या मिला। और दूसरी बात जो सबसे अहम होने वाली है वो ये कि इस आम बजट से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी क्या मिला है। लेकिन ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 का अपना आम बजट पेश कर दिया है और बहुत सारी ऐसी योजनाओं का भी ऐलान हुआ जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरोकार सीधा आम इंसान से होगा, आम जनता से होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा सरोकार दिखता है? कई चीजें महंगी हुई हैं तो कई चीजें सस्ती भी हुई है। लेकिन सवाल फिर यही कि जेटली की पोटली से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी क्या मिला, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस बजट में क्या था खास, ये देख लीजिए। मैडम स्पीकर, आई राइज टू प्रेजेंट द बजट। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी बजट की पोटली खोलते हुए साल 2016-17 का बजट पेश कर दिया है। आपको बताते हैं कि इस बजट की खास बात क्या रही है और किसे क्या मिला है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, छोटे टैक्स पेयर्स को छूट। 5 लाख तक आमदनी वालों को 3,000 रुपए का फायदा। एचआरए पर छूट 24,000 से 60,000 रुपए की गई। 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी पर सरचार्ज 12% से 15%। वहीं नए घर खरीदने का सपना रखने वालों को भी जेटली साहब ने सौगात दिया है। पहली बार घर खरीदने वालों को मिली है राहत। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। 50 लाख तक के घर पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट। 60 वर्ग मीटर से कम की हाउसिंग स्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सरकार लगातार किसानों के हितों की बात करती दिखी है और कई तरह की योजनाओं के जरिए सरकार की कोशिश भी रही है कि खुद को किसानों की सरकार साबित करे। अब आप भी देखिए कि किसानों को लेकर जेटली साहब ने क्या ऐलान किया। सरकार की प्राथमिकता गरीब और ग्रामीण। फूड प्रोसेसिंग में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य। सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। किसानों के लिए पशुधन संजीवनी और पशुधन सर्वधन योजना सहित पूर्वोत्तर में जैविक खेती पर जोर। 5 लाख एकड़ में जैविक खेती की जाएगी। 621 जिलों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना। दूसरी तरफ मोदी सरकार पर विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि ये सरकार कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। इस दाग को धोने के लिए जेटली साहब ने गरीबों का कितना ख्याल रखा, ये भी देखिए। मनरेगा को 38,500 करोड़ का आवंटन। 5 लाख कुएं बनेंगे। 18,500 गांवों को मिली बिजली। 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली। सस्ती दवा के लिए देश भर में 3,000 मेडिकल स्टोर खुलेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा। गरीबों को रसोई गैस के लिए 2,000 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ जेटली साहब ने स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर भी ढेरों ऐलान किया है। क्या कुछ है इस बार स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर, ये भी देखिए। हर एक परिवार के लिए 1 लाख रुपए का हेल्थ कवर। बुजुर्गों को 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा हेल्थ कवर। डायलिसिस मशीनों को सस्ता किया जाएगा। सस्ती दवा के लिए पीएम जन औषधि योजना के 3,000 दवाखाना। स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज का खर्च मिलेगा। महिलाओं को लेकर भी वित्त मंत्री ने ढेरों ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो। गांव में महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे। गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। नए स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट। SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC, ST कैटेगरी के युवाओं और महिलाओं को दिया जाएगा जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका। हमारे देश में रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता है। धीरे धीरे ये मध्यम वर्ग तक फैल गई, लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई घर में आग जलाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का अब समय आ गया है।
हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने के लिए आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस बजट में 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें 16-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। ये स्कीम कम से कम 2 वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। उनका ये कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस बजट में किसान, महिला और गरीब तबका पर उनका ध्यान सबसे ज्यादा है और आगे भी उनके हितों के लिए वो कर्तव्यबद्ध रहेंगे। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बजट को क्रांतिकारी बजट बताया है। किसानों की आय को दुगनी करने की दिशा में ये बजट एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन केवल किसान नहीं, ये गरीबोन्मुखी बजट है, ये देश के नवनिर्माण का बजट है, ये मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है और इसलिए गरीबों के कल्याण की योजनाओं के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान किया गया है। अब आने वाले दिनों में इस बजट का जनता पर क्या असर पड़ता है, नजरें इस बात पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बजट कितना खास, किसको क्या मिला, एमपी छत्तीसगढ़ के लोगों को इस पे क्या फायदा होने वाला है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। गोविंद मालू हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इंदौर से जुड़े हैं, पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ेंगे भोपाल से, प्रवक्ता हैं एमपी कांग्रेस के। साथ ही साथ एक और मेहमान रमाकांत तिवारी, नेता एमपी ट्रेड यूनियन के भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मालू साहब, मैं आपके पास से शुरुआत नहीं करूंगा, आज मैं चाहूंगा सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से लूँ। पंकज जी, कैसा लगा बजट? देखिए, मुझे लगता है कि ये बजट वित्त मंत्री जी को पेश करना था तो पेश करने की औपचारिकता है। प्रधानमंत्री जब ये बात कर रहे थे, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, इन सब में से किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। मैं किसानों की बात करूं तो किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी राशि देने का दिखावा किया है और देगी भी। लेकिन यदि आज की स्थिति में बात करूं तो सबके हाथ खाली हैं, सबको खाली हाथ के साथ इस सरकार ने बजट पेश किया है। मैं किसानों की यदि बात करूं तो इस सरकार को चाहिए था कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, जो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने की बात करती है, यदि सरकार उस दिशा में काम करती तो आज किसान को कुछ मिलता। यदि सरकार किसान को बोनस देने की बात करती तो उसको कुछ मिलता। यदि सरकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करूं, यदि सरकार किसानों को मुआवजा देने की बात करती तो उसको कुछ मिलता। सरकार ने एक बहुत बड़ी छूट करके प्रचारित किया है कि आपको उन लोगों को जो 5 लाख का आयकर जमा तक भरते हैं उनको 3000 की भारी भरकम छूट दी जा रही है। ये 3000 की छूट 1 साल की, 250 रुपए महीने की, और उससे ज्यादा आपने सर्विस टैक्स बढ़ा दिया। तो आप 250 रुपए की छूट दे रहे हैं और सर्विस टैक्स बढ़ाकर लगभग 2000 रुपए महीने को उसका खर्चा बढ़ा दिया। सरकार को जो सरकारी बैंक हैं जिनका एनपीए लगभग 70-60% के आसपास पहुंच गया, लगातार तीसरी तिमाही में जो घाटे में सरकार ने उसको एड्रेस नहीं किया। खाली 25,000 करोड़ रुपए दिए सरकार ने और 1,00,000 करोड़ का एनपी सरकार ने माफ किया। देश का रियल एस्टेट सेक्टर खून के आंसू रो रहा है, सरकार का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया। सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को, जिसकी हालत वैसे ही खराब है, हर मोटर पर 1% से लेकर 4% तक का कर लगा दिया। अब तो आप अपने पीएफ का पैसा निकालते हैं, जो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा, उस पर सरकार टैक्स ले रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने पूरे भारत की 125 करोड़ जनता के साथ छल किया है।
बजट में ना व्यापारी को कुछ मिला है, ना किसान को कुछ मिला, ना युवाओं को कुछ मिला है। ये सरकार 2 मिनट और लूंगा, ये सरकार बात करती थी रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की। क्या 2 करोड़ रोजगार सरकार ने हर साल दिए? आप देखिए शेयर बाजार की स्थिति क्या है, रोज कुटाई हो रही शेयर बाजार में। आज जब हमारा बजट पेश किया जेटली साहब ने, तो 600 अंक नीचे गया शेयर बाजार। रुपये की स्थिति रसातल की ओर है, अर्थव्यवस्था हमारी लड़खड़ा रही है। तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है पंकज जी, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। सरकार कैसे अच्छा बजट बता रही है, सवाल किन खड़े कर दिए मानदंडों ना पर अच्छा पंकज बता रही जी है कि इसका जवाब भी मुझे मालू साहब से लेना है। लेकिन मालू साहब एक बात जरूर है, पंकज जी ने ये कह दिया कि खाली हाथ है नहीं उनके पास। हाथ का उन्होंने सिंबल जरूर दे दिया, मतलब आप कांग्रेस की तरह हो गए, ये कह रहे हैं वो। खैर चलिए, इंडिकेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, सीधा स्ट्रेट वे एक सवाल रहेगा। मैंने जब मेरे मित्र पंकज जी, हाँ स्ट्रेट वे एक पॉइंट है गोविंद साहब, जोर शोर आम आदमी को क्या मिला, मुझे मालूम साहब इतना समझा दीजिए। एमपी की जनता अगर टकटकाई नजरों से बैठ के देखते रहे तो वो क्या आप जवाब देंगे, उसको क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं मिला। देखिए आम जनता को जो मिला, अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और जो हमारी रीढ़ है खाद्य सुरक्षा, यानी किसान सुरक्षा होगी तो खाद्य सुरक्षा होगी। पंकज जी ने बोला हाथ, मैंने कहा कमल खिला है, ये हाथ की बात मत करिए। और जब कमल खिला है तो देखिए कैसे चेहरे खिलेंगे आप लोगों के। ये राग दरबारी नहीं, राग अमल कल्याण है। ये प्रो फार्मर बजट है, पहली बार प्रो फार्मर बजट मिला है ये। मालू साहब मैं बीच में रोकते हुए छोटा सा, मैं माफी चाहूंगा इसके और लिए। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक पॉइंट है सर, एक पशुधन के लिए सर, एक पॉइंट है सर जी। आप आने वाले कल को संवारने की बात कहते हैं, मैं मानता हूं आने वाले दिन को संवारने के लिए थोड़ा सा आज कठोर करना पड़ता है। लेकिन ये भी तो सोचिए सर, जब आपकी गवर्नमेंट सत्ता पे आई थी तब आपने कहा था कि आने वाले दिनों को संवार देंगे। ये तीसरा टेन्योर था जब बजट पेश किया जा रहा था, और अभी भी मिशन 2020 कहा जाता है कि हम 2020-2022 तक ये कर देंगे। सर आज जो जनता कम से कम जिस इंतजार में बैठी है, महंगाई दर बढ़ रही है या फिर जेब पे जो बोझ बढ़ रहा है, उन तमाम पहलुओं पे लेकर कम से कम उपाय भी तो आज चाहती है। उनको क्या मिला? आपने टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाई, आम आदमी के हिसाब से बोलूं या मैं अपनी ही बात करूं तो मैं क्या देखूं? मुझे क्या मिला? पहली बात तो यह है कि महंगाई दर को नियंत्रित किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर की को घटकर विगत वर्षों के मुकाबले आधी रह गई है और हमने महंगाई को नियंत्रित किया है। दूसरी बात जो मेरे सर, दाल पे महंगाई कहाँ नियंत्रित हुई थी सर? आर्थिक सर्वेक्षण आप लोगों ने पेश किया था, आपने जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, तमाम पहलुओं पर आपने बताया और आपने इंडिकेट किया कि महंगाई बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी देखिए, जीडीपी ग्रोथ विश्व में सबसे ज्यादा भारत की है और इसको देखकर विश्व के अन्य देश अचंभित हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री जब विदेश में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भारत कितना चमकदार अर्थव्यवस्था वाला देश है। मैं पंकज जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि 3.5 लाख करोड़ एनपीए आपकी सरकार छोड़ के गई, जिसमें से 25,000 करोड़ इस बार दिया हमने उसकी घाटे की पूर्ति के लिए। ये गरीबों का पैसा आपके जो सरकार ने कर्म किए थे, 20 औद्योगिक घरानों में आपने पूंजी दे दी बिना किसी जमानत के, बिना किसी उसकी रिपेइंग कैपेसिटी को देखे। वो 3.5 लाख करोड़ जो बैंकों का एनपीए वो आज हम पर बोझ बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने रिफॉर्मेशन को कम नहीं किया है। फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए 9 लाख करोड़ रुपया का कर्जे की व्यवस्था, 35,984 करोड़ का फंड एग्रीकल्चर के लिए रखा है। सिंचाई के लिए मनरेगा में 5 लाख तालाब बनेंगे, उसको जोड़ा है। मैं समझता हूं कि इतनी सारी योजनाएं, स्वास्थ्य के लिए डायलिसिस सेवा, जेनरिक दवाइयों के लिए निःशुल्क औषधि वितरण योजना और भी कई सारी ऐसी योजनाएं, कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड 3 साल तक सरकार भरेगी। ऐसी स्किल इंडिया के लिए 1500 सेंटर खोले जाएंगे। पॉइंट्स तो मैंने रिपोर्ट में भी दिखाए थे सर। ये सब चीजें, पॉइंट्स तो मालूम साहब मैंने रिपोर्ट्स में भी दिखाए थे। तो ये सब चीजें, ये सब बहुत आधार वाली बात है। आपकी रिपोर्ट है, ये इस बात को इंगित करती है, ये बात को इंगित करती है कि सरकार ने मालू साहब इस बात को समझिए, मालू साहब इस बात को समझिए, वैश्विक जो एक पहलू है कि बजट में जो प्राइम फोकस की चीजें हैं वो तो हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे टू द पॉइंट इसलिए भी रहेगा कि मुझे क्या मिला, अगर मैं अपनी बात समझना चाहूं तो मेरा सिर्फ ये था कि आप क्या टैक्स रिजम्पशन दे रहे हैं,
क्या आर्थिक सर्वेक्षण में जो आपने पॉइंट दिखाए थे, जो कल हम बैठ के डिबेट कर रहे थे, उसी को कहीं ना कहीं आपने एक बार फिर से बता दिया ना कि आम आदमी का हाथ खाली है। आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं समझना चाह रहा था। खैर, मैं एक बार आऊंगा, पंकज जी आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आऊंगा, मालू साहब मैं आऊंगा, रमाकांत तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। एक मिनट की बात आप सुन लीजिए जी जी। क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आम आदमी के हाथों में ये सब चीजें उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में रहेंगी। खुशहाली आम आदमी के चलिए, ठीक है, ठीक है। रमाकांत तिवारी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नेता है एमपी ट्रेड यूनियन के। तिवारी जी, इस बजट को लेने के बाद, बजट के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की प्रतिक्रियाएं तो हमें मिल चुकी है, लेकिन आप ये बताइए, चूंकि आप ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बजट से क्या कुछ मिला? पॉजिटिविटी या ढेर सारी उम्मीदें अभी बाकी रह गई? सर, इसमें बजट तो बहुत अच्छा है और मैं आज इतना ही कहूँगा कि भारत देश को आज़ाद हुए 67 साल हो गए और जिस तरीके से जेटली जी ने ये बजट पेश किया है और किसानों को जो बजट में एक विशेष तौर पे जो बजट फंड दिया है वो बहुत स्वागत योग्य है और हमारा पूरा व्यापारी जगत इसका स्वागत करता है और इसका हम विरोध कतई नहीं करते और मुझे उम्मीद है कि देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो कांग्रेस फिर बार बार अगर अपोज कर रही है तो क्यों कर रही है? सर, कांग्रेस 65 साल से राज किया है और मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस ने कभी किसानों को लेके कभी ऐसा बजट लाई हो। मेरे संज्ञान में तो अभी तक नहीं आया। पंकज जी, सुना आपने, मालू साहब के चेहरे पे मुस्कान पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि बजट को लेकर अप्रिशिएट किया जा रहा है। जरा इस पे कमेंट दे दीजिए कि कांग्रेस इस पर अपोज क्यों कर रही है, अगर इतना सारा कुछ मिल रहा है, किसानों के हितों की बात हो रही है। बिल्कुल कमेंट करूंगा। मैं तिवारी साहब का और मालू जी दोनों की राय का सम्मान करता हूं। ये डेमोक्रेसी है और सबको अपनी राय रखने का अधिकार है और तिवारी साहब और मालू जी बाध्य नहीं है कि पंकज चतुर्वेदी की बात से सहमति जताएं, उनको असहमति जताने का अधिकार है और हम लोग सहिष्णु लोग हैं और असहमति को बड़े सम्मान स्वीकार करते हैं। तो खाद्यान्न सुरक्षा का कानून 2014 में भारत की सरकार ने पास किया, मालू साहब की पार्टी ने उसमें समर्थन दिया, पर आज 2 साल बाद भी वो फूड सिक्योरिटी एक्ट जमीन पर नहीं है। मालू साहब जरा इसका भी खुलासा कर दीजिए कि 72% जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बचत थी उसका लाभ मोदी सरकार के खजाने में गया, उसमें से कितना पैसा आम जनता को मिला। और मैंने तो साफ पूछा कि किसान के इतने कल्याणकारी हैं नरेंद्र मोदी जी, जेटली जी और आपकी सरकार, तो किसानों को जो आपने घोषणा पत्र का वादा किया था न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 1.5 गुना देने का, उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे? किसानों को बोनस क्यों बंद है? मुआवजे के लिए हम मध्य प्रदेश की बात करें, मालू साहब 4,900 करोड़ रुपए मांगे थे, 2,000 रुपए में आप अच्छे दिन मानते हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर दोहराऊंगा कि तिवारी जी अपना विश्लेषण करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर मैंने बहुत सारे सेक्टर गिनाए, किसी के साथ भी लाभ की स्थिति नहीं है। आपकी स्थिति देखिए मालू साहब कि अपना पीएफ का पैसा आदमी निकालेगा, उसको टैक्स देना है। कंपनियों के पास आज स्थिति यह है कि 30% माल एक्स्ट्रा बना हुआ है, निवेश की स्थिति खराब है। अब सरकार ये, अभी तक तो मोदी जी बाहर घूमते थे विदेश में, 37 देशों का दौरा किया कि निवेश लाएंगे। अब आज सरकार बात करी कि हमको घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये साफ दर्शाता है कि मोदी सरकार और उनके वित्त मंत्री जी दोनों उहापोह में है, दुविधा की स्थिति में है कि बाहर से माल लाएं या अंदर को मजबूत करें, और इस चक्कर में नुकसान देश का हो रहा है। ये महंगाई की बात करते हैं मालू साहब, आपको भी जानकारी होगी कि महंगाई जो है आंकड़ों में कम है। आज भी दाल की दलहन की स्थिति क्या है ये बता दीजिए। आपको ये भी बता दूं मालू साहब कि हमारे देश में आज 30 लाख मेट्रिक टन दलहन, 300 लाख मेट्रिक टन दलहन की कमी है और वो 500 लाख तक पहुंच चुकी है। तो ये किसी के बस की बात नहीं, उसको कैसे पूरा करेंगे आप? पंकज जी, शायद यही कुछ कमियां रह गई थी ना कांग्रेस के शासनकाल में भी, कि शायद यही सब चुनौतियां आपके सामने भी थी, महंगाई को आप भी रोक नहीं पाए थे और शायद यही कम से कम ऑब्जेक्टिव समझने की जरूरत है। देखिए कांग्रेस से तो ये अपने आप को भिन्न बताते हैं ना, ये कांग्रेस से अपने आप को बेहतर बताते हैं, कांग्रेस से भिन्न बताते हैं, तो फिर कांग्रेस की स्थिति क्यों? इनकी जो मूल पॉलिसी जो है आर्थिक उदारीकरण की, तो कांग्रेस की पॉलिसी का अनुसरण कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़ा है कि तो कांग्रेस से अपने आप को अलग बताते थे, फिर कांग्रेस की नीतियों पर क्यों? मालू साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए पंकज जी, पॉलिसी तो शाश्वत होती है, किसी पार्टी की बपोती नहीं होती, क्रियान्वयन के अलग होता है। और ये इस बजट ने योजनाएं केवल नहीं बताई, घोषणाएं नहीं दी, क्रियान्वयन की दिशा में जो मैंने आपसे कहा ना, योजनाएं तो बहुत सारी बनती, कॉपी बुक स्टाइल में खूब सारी
योजनाएं अच्छी बनाते हैं विशेषज्ञ, लेकिन क्रियान्वयन की जो गलतियां मालू साहब, मनरेगा में आपने आपको क्या किया, मालू उत्पादकता साहब, जोड़ा नहीं, मालू साहब 100 तीन दिन पे सवाल आपने का उत्तर मजदूरी दे देने की दीजिए। बात की। मालू 44 साहब 3 सवाल का नहीं, मेरी उत्तर, बात सुनिए पूरी आप। कि न्यूनतम मेरी समर्थन मूल्य आपकी- किसानों को आपकी बोनस बात का और उत्तर मुआवजा, मैं दे रहा हूं। इसके लिए क्या किया? आपकी बात मालू का साहब, उत्तर मैं दे रहा हूं। ये सब बातें दिखावटी है आपकी बात सर। देखिए, मेरा 3 सवाल का उत्तर दे आपकी बात दीजिए। का उत्तर मैं दे रहा हूं। नहीं दे रहे आप। कि सरकार नहीं दे ने रहे सर। क्या किया, सर आप उत्तर नहीं दे रहे मालू सरकार साहब। ने यह किया कि जिस सर मेरे तो 3 सवाल है सर, बल्कि 4 मालू साहब 4 सवाल। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू क्यों देखिए नहीं किया? किसानों के लिए जो किया वो इस मुआवजा क्यों बजट नहीं में मिला? सामने है, उसका समर्थन ये क्यों इस नहीं बजट बढ़ाया? में बोनस सामने क्यों नहीं है। दिया? किसानों सर, के 4 लिए सवालों के उत्तर दीजिए। मेरी बात सुनिए आप, किसानों के लिए जो इस सरकार ने सर, किया सुन लो, है, मेरे 4 सवाल 0% पूरी ब्याज बात सुनूंगा पर आपकी। सुन लीजिए ऋण दिया, वो आपकी सरकार ने दिया कि 18% ब्याज पर ऋण देती थी आपकी सरकार। अभी 3,000 करोड़ रुपया से ज्यादा सर, मेरे 4 क्षतिपूर्ति की राशि किसानों को बांटी गई। वो कहां से दी गई? वो सरकार ने दी। देखिए आपकी सरकार, सर जवाब ले लीजिए, नहीं तो मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। किसानों का केवल मालू साहब से जवाब एक बार ले लीजिए। मालू साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा। जवाब दीजिए 4 सीधे सवाल। मैंने बताया आपको कि किसानों के लिए अलग अलग सेक्टर में जो मदद सरकार ने की है उसमें व्यापक रूप से किसानों का लाभ हुआ है। और ये मैंने बताया ना आपको कि इसमें मनरेगा में जब 5 लाख तालाब बनेंगे तब आपको पता लगेगा। जब सिंचाई की सर एक छोटा सा सवाल और है, सर एक छोटा सा सवाल और है मालू साहब, एक छोटा सा सवाल। याद है कल जब हम डिबेट कर रहे थे उसमें मैंने पूछा था कि एमपी को क्या उम्मीद है इस बजट से। हमारे साथ जो इकोनॉमिस्ट थे, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था एक पैकेज अगर एमपी को मिले तो एमपी की जनता उम्मीद कर सकती है। ये अधूरा रह गया क्या? हाँ, एमपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो एजेंडा था कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, वो आज पूरे देश ने टेकअप किया है। ये मध्य प्रदेश का विजन पूरे देश पर, और उसका फायदा भी मध्य प्रदेश को मिलेगा। जितनी भी योजनाएं केंद्र की हैं उन सब का फायदा जेनेरिक दवाइयों को ले या मृदा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मालू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे मैं उम्मीद कर सकता था कि बजट को जरूर पॉजिटिविटी दिखाएंगे, बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, क्योंकि बात थोड़ी अधूरी रह गई, और भी सवाल हो सकते थे लेकिन मेरे पास वक्त की लिमिटेशन है, माफी चाहूंगा। रमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट तो पेश कर दिया गया है, आम जनता की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा या कितना नहीं उतरा, ये डिबेटेबल इश्यू हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन समझने की जरूरत यह है कि वाकई जिन उम्मीदों के साथ जेटली ने पोटली खोली उन उम्मीदों पर वो कितना खरा उतर पाए।